हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक ऐसी जादुई मूर्ति को दिखाया जाता है। वह जिस किसी के पास भी होती है उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। फिल्म का नायक जेंग एक चोर दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत में जेंग म्यूजियम में चोरी करता हुआ दिखाया जाता है। जेंग म्यूजियम से कुछ सामान और एक मूर्ति को चुराता है। जैसा कि लोगों का मानना है कि ये मूर्ति जिस किसी के पास भी रही है वह अतीत में किसी न किसी तरह से पागल हो गया है। जेंग म्यूजियम से सामान और मूर्ति चुराने के बाद अपने बिजनेस पार्टनर ब्रदर हे नामक शख्स से मिलता है, जिसे वह हमेशा चोरी का सामान बेचता था। ब्रदर हे को सारा सामान बेच देता है जो उसने म्यूजियम से चुराया था। केवल मूर्ति को अपने पास रख लेता है जो उसने म्यूजियम से चुराई थी। ब्रदर हे के क्लाइंट एडम इस बात से नाराज हैं कि उसने मूर्ति नहीं बेची और वह रात में जैसे ही अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वह देखता है दूसरी तरफ एक कार खड़ी है जो स्लिप होकर पीछे की ओर आ रही है, और वह जैसे ही कार को रोकने की कोशिश करता है वैसे ही एक चमकती हुई लाइट कार से निकलकर उसके ऊपर गिरती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। अब कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जब वह एक छोटा लड़का था तब उसके प्रिंसिपल ने उसे अपनी पर्स से पैसे चुराने के लिए पनिशमेंट दिया था, पर यह चोरी जेंग ने नहीं की थी। जेंग को अपमानित करने के लिए उसके दोस्तों द्वारा किया गया मजाक था। पूरे स्कूल के सामने उसने भगवान से खुद को बिजली से मारने के लिए कहा था अगर उसने पैसे चुराए हो तो। प्रेजेंट में उसे ये सब रियलाइज होता है जब वह और भी आश्चर्यचकित हो जाता है, और जब वह अपनी बाहों को देखता है तो उसकी बाहों पर रेड नसें उभर गई हैं जो उसे अजीब लगती है। जेंग इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन फिर वह उठकर जैसे ही फ्रिज को खोलकर देखता है तो उसे फ्रिज के अंदर एक आदमी का फेस दिखाई देता है। वह डर जाता है और फ्रिज को बंद कर देता है, पर लेकिन जब वह दोबारा फ्रिज खोलकर देखता है तो वह गायब हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वह टॉयलेट जाता है तो वहाँ पर उसे एक आदमी बैठा दिखाई देता है और वह आदमी जेंग से बात करने लगता है। जेंग सरप्राइज हो जाता है और टॉयलेट से बाहर आ जाता है और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, और फिर उसकी कैट उससे बात करने लगती है जो अपने लिए एक फीमेल कैट की डिमांड करती है। और थोड़ी देर बाद कमरे की सभी सामान, सोफे, टीवी, डेकोरेशन सभी उससे बात करने लगते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जेंग जल्दी से म्यूजियम से चुराई मूर्ति को पैक करता है और बाहर की तरफ दौड़ता है। जेंग जैसे ही रोड पर आता है वह एक आदमी को अपनी कार पर पेशाब करते देखता है और वह उसे धमकाने लगता है, पर वह थोड़ी देर बाद फिर से वहां देखता है तो वह आदमी गायब हो जाता है और वहां से एक कुत्ता भागता हुआ दिखाई देता है। जेंग विश्वास करने लगता है कि उसके सिर पर बिजली गिरने से वह पागल हो गया है और जल्दी से कार में बैठकर भागता है। और वह कार में कुछ ही दूर आगे जाता है तो वह देखता है कि उसकी कार में एक ओल्ड मैन पिछली सीट पर बैठा दिखाई देता है जो पहले कार में नहीं था, और जो उसे ड्राइव करने के लिए कहता है। और कुछ सेकंड बाद वह जेंग के पास आगे की सीट पर आकर बैठ जाता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। जेंग कार को रोकता है और समुद्र के किनारे की तरफ भाग जाता है। समुद्र के तट पर वह अपने बैग को पकड़े हुए होता है जिसमें मूर्ति होती है, और वह जैसे ही अपने बैग को खोलकर देखता है तो उसमें जो मूर्ति होती है वह उससे बात करने लगती है, और थोड़ी देर बाद वह मूर्ति का मानवीय रूप जीवन तोड़ता है और जेंग से चोरी करने के लिए कहता है। और फिर जेंग यह सोचकर कि वह बीमार है डॉक्टर के पास अपने माइंड की जांच कराने के लिए जाता है, पर डॉक्टर वही प्रिंसिपल होता है जिसने उसे स्कूल में पैसे चुराने के लिए पनिशमेंट दिया था। और जेंग डॉक्टर को सब कुछ बताता है, पर डॉक्टर यह मानने से इनकार कर देता है कि चीज़ें उससे कैसे बात कर सकती हैं। पर थोड़ी देर बाद डॉक्टर का कंप्यूटर एक इंसान में बदल जाता है और जेंग से बात करने लगता है। जेंग डॉक्टर को उन सभी अलग अलग फिल्मों के बारे में बताता है जो डॉक्टर ने कंप्यूटर में सेव किया है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है, पर डॉक्टर सुझाव देते हैं कि वह एक साइकेट्रिस्ट से मिले। और जैसे ही जेंग डॉक्टर के केबिन से निकलता है तो वह अपने बचपन के कर्स को देखता है जिससे वह बचपन में प्यार करता था। उसका नाम वोंग कोमी था, पर जैसे ही वह जाने लगता है
कौमी उसे पहचान लेती है और दोनों थोड़े समय के लिए आपस में बात करते हैं। जेंग उससे ऐसी बीमारी के बारे में पूछता है जिसके कारण लोग चीज़ों से बात कर सकते हैं। कौमी केवल हंसती है और अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कौमी से इस मुलाकात से उसका मूड पहले से बेटर हो जाता है और वह वहाँ से अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। कार को ड्राइव करके कुछ मिनट ही हुए होते हैं कि कार अचानक रोड पर रुक जाती है और जब जेंग जांच करने के लिए बाहर निकलता है तो इंजन में विस्फोट हो जाता है और जिससे वह दूर जाकर ज़मीन पर गिरता है। और फिर वह जैसे ही मूर्ति को बैग में चेक करता है, मूर्ति का मानव रूप प्रकट हो जाता है और वह जेंग से कहता है कि उसे अच्छे सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए और जो कुछ उसने चुराया है उसे लौटा देना चाहिए और तब वस्तुएं उससे बात करना बंद कर देंगी। थोड़ी देर बाद कार मरम्मत वालों को बुलाया जाता है। कार को गैराज में ले जाया जाता है। जेंग चाहता है कि कार की मरम्मत की जाए, लेकिन मैकेनिक कहता है कि इसे बदलना पड़ेगा और वह कहते हैं इतने पुराने मॉडल के पुर्जे मिलना संभव नहीं है, इसलिए उसे इस कार को ध्वस्त कर देना चाहिए। और फिर वहां से कुछ दूर जाने के बाद जेंग को सड़क पर एक लाल रंग का मुखौटा दिखाई देता है। मुखौटा जेंग से बात करता है और उसे चोरों की सूचना देता है जो कि लुटेरे इस वक्त ज्वेलरी शॉप की ओर जा रहे हैं। दृश्य एक वैन में शिफ्ट हो जाता है। उन लुटेरों में से एक का मास्क गुम हो जाता है, इसलिए वे एक महिला का किडनैप कर लेते हैं और कार में लुटेरों द्वारा कहा जाता है कि महिला की चड्डी को मास्क के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जब वे ज्वेलरी शॉप पर पहुंचते हैं तो पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद होती है। जेंग पहले से ही पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है लुटेरों के बारे में बताने के लिए, जो कि उसे उस लाल रंग के मुखौटे ने बताया था। पुलिस निरीक्षक ने सोचा कि वह सनकी है। पहली बार में पुलिस निरीक्षक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब जेंग ने उसके सामने टेबल से बात की तो वह उस पर भरोसा कर लेता है और लुटेरों के पकड़े जाने के बाद पुलिस अफसर जेंग को अपने परिजनों को बुलाने के लिए कहता है। पुलिस अफसर समझता है कि यह मेंटली बीमार है और जेंग कौमी को फोन करता है, जो पुलिस अधिकारी को समझाती है कि वह जेंग है। उसके बाद दोनों समुद्र तट के किनारे घूमने के लिए एक पार्क में जाते हैं और वहां पर वह कौमी को अपने बारे में सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ, पर कौमी उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है और वह उससे कहती है कि तुम बीमार हो और तुम एक तरह से मानसिक रोगी हो और वह उसकी मदद का आश्वासन देती है कि उसे पहले की तरह नॉर्मल करने में उसकी हर संभव मदद करेगी। जेंग ये सोचकर अपने आप को बीमार मान लेता है कि उसे कौमी के करीब रहने का मौका मिलेगा और फिर कौमी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जेंग भी पार्क की बेंच से उठकर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि एक बिजली वाल्व से पार्क की बेंच के टुकड़े हो जाते हैं और जिस पर वह अभी कुछ सेकंड पहले ही बैठा था, और टूटी हुई बेंच का मानव रूप उसका पीछा करने लगता है, उस पर यह आरोप लगाते हुए कि वह उसकी वजह से ही मारा गया। रात में जेंग इस उम्मीद से मूर्ति वापस म्यूजियम में रखने जाता है कि अब उसकी लाइफ में फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तभी उसके सामने मूर्ति का मानव रूप प्रकट होता है। क्योंकि वह यह सब अपने भले के लिए कर रहा है, इसलिए वह उसकी मदद नहीं करेगा। फिर भी जेंग मूर्ति को म्यूजियम में रख देता है और वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन ब्रदर हे को पता चलता है कि मूर्ति लौटा दी गई है। वह मूर्ति को लेने के लिए एसोसिएट वाले ब्रदर हे पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि वह मूर्ति के लिए पहले ही उसका आधा पेमेंट स्वीकार कर चुका था। इसके बाद कौमी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई जाती है। जेंग की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सभी डॉक्टर शामिल हैं। हालांकि सभी डॉक्टर इसकी चिंता को खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि जेंग बीमार होने का नाटक कर रहा है जिससे वह कौमी के करीब रह सके। लेकिन पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर कौमी की बात का समर्थन करता है और उसे उसकी मदद करने का आश्वासन देता है। रात में जेंग एक पुराने मंदिर में जाता है। वहां पर वह बिच्छुओं के एक समूह को प्रशिक्षण देते हुए देखता है, लेकिन वे सब मूर्तियां होती हैं और वहां पर वह चोरी की हुई किताब को प्रमुख बिच्छू गुरु को लौटा देता है
और वह बिच्छू सही काम करने के लिए जैंग की प्रशंसा करते हैं। अगले दिन कौमी उसे एक ग्राउंड फील्ड में लेकर आती है। वह उसे एक एंटीना वाला हेलमेट पहनाती है जिससे उसे बिजली के झटके से उसकी बीमारी ठीक हो जाए। हालांकि ये प्लान काम नहीं करता क्योंकि जैंग बहुत डरा हुआ है। घर वापस आते समय जैंग कौमी से कहता है कि बचपन में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जब स्कूल में प्रिंसिपल के पर्स से पैसे चुराने का इल्जाम उस पर लगाया गया था तो एकमात्र शख्स कौमी थी जिसने उस पर भरोसा किया था। जैंग फिर उससे उसके पीले अम्ब्रेला के बारे में बात करता है जिसे कौमी हर जगह लेकर जाती थी। वह कहती थी कि ये मेरी माँ की एकमात्र निशानी थी, लेकिन कुछ साल पहले किसी ने उसे चुरा लिया था और वह उस व्यक्ति को बद्दुआ देती है, पर वह ये नहीं जानती थी कि किसने चुराया था। वास्तव में वह जैंग ने ही चुराया था। जब वह घर पहुंचता है तो वह अम्ब्रेला से माफ़ी मांगने के लिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अम्ब्रेला बात करने से मना कर देती है। तभी वह वहां एक पेंटिंग को देखता है जो मोनालिसा की होती है। इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए वह इसे एक पेंटिंग संग्रहालय में लाता है और वह इसे एडम को दिखाता है। एडम, जो ब्रदर हे का क्लाइंट है, मूर्ति चुराने के लिए जो उस पर चोरी करने के लिए दबाव बना रहा था। एडम आर्ट गैलरी का उपयोग करके अपने अवैध व्यवसाय को छुपाता है। जैंग यह देखकर सरप्राइज था कि कौमी वहां पर मौजूद है और वह एडम को डेट कर रही है और वह तभी वहां से चला जाता है। अगले दिन जैंग हॉस्पिटल में जाता है और कौमी झूठ पकड़ने वाली मशीन लाइव डिटेक्टर से उसे यह चेक करने की कोशिश करती है कि जैंग अपनी बीमारी के बारे में झूठ तो नहीं बोल रहा है, और वह उससे पूछती है कि जब वे स्कूल में थे क्या उसे उस पर कर्ज था। इससे पहले कि जैंग जवाब दे पाता, कौमी उसे बीच में ही रोक देती है। कुछ घंटों के पश्चात जैंग फिर से एडम से मिलने जाता है और वह देखता है कि एडम एक लड़की की न्यूड पेंटिंग बना रहा होता है जो वहीं पर न्यूड लेटी हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि एडम कौमी को चीट कर रहा है और वह रात भर सो नहीं पाता और यह सोचता है कि वह क्या करे, कौमी को सच बताना चाहिए या नहीं। तभी उसके घर का पौधा मानव रूप में उससे बात करने लगता है और उसे अपने रिश्ते को खत्म करने की सलाह देता है। उस दिन के बाद कौमी जैंग को गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी के लिए ले जाती है, उसकी मदद करने के लिए, ताकि वह ऊंचाइयों से ना डरे। वह उसके लिए केक भी लाई थी, यह याद करते हुए कि आज उसका जन्मदिन है। जैंग यह देखकर बहुत खुश होता है। हालांकि उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं रहती। जब वह वापस आते हैं तब कौमी को एडम का फोन आता है और वह एडम से फोन पर बात करने लगती है। उसके बाद जैंग एडम से मोनालिसा पेंटिंग के बारे में बात करने के लिए जाता है, पर एडम उसके साथ सही तरीके से बात नहीं करता। और तभी जब एडम नहीं देख रहा होता है, जैंग उसके फोन से उसकी सभी दोस्तों को मैसेज कर देता है। अगले दिन कौमी सहित सभी लड़कियां इकट्ठी होती हैं और एडम को अपने साथ चीटिंग करने के लिए पीटती हैं। उसके बाद कौमी जैंग के साथ क्लब में जाती है ताकि वह अपना ध्यान अपने एक्स बॉयफ्रेंड एडम से हटा सके, और वह दोनों एक साथ डांस करते हैं और ड्रिंक लेते हैं। कौमी ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी और वह अकेले घर जाने की हालत में नहीं थी। जैंग उसे अपने घर ले आता है और जैसे ही वे दोनों घर पर पहुंचते हैं तभी जैंग फौरन से उसका अम्ब्रेला छुपा देता है ताकि कौमी उसे देख ना सके, और दोनों पूरी रात टीवी देखने में बिताते हैं। इस बीच जिलस एडम ब्रदर हे के पास जाता है और उसे जैंग द्वारा उसके फोन से फोन पर बात करते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। एडम पिछले कुछ दिनों से जैंग पर नज़र रख रहा है और उसे उसकी स्पेशल पावर के बारे में पता चल जाता है। हालांकि ब्रदर हे उस पर विश्वास नहीं करता। फिर वापस जैंग के घर पर दिखाया जाता है। घर की वस्तुएं मानव रूप में उससे कौमी को अम्ब्रेला के बारे में बात करने के लिए कहती हैं, पर वह उनसे नाराज होकर चला जाता है और वहां से डंपिंग साइट पर आता है ताकि वह अपनी पुरानी कार को आखिरी अलविदा कह सके। पर तभी कार का आदमी रूप आकर उससे बातें करने लगता है।
कि वह जैंग से बिछड़ने से दुखी थी, इसलिए वह खुद ही टूटने के लिए तैयार थी, क्योंकि कारी उसे बुरे कामों से रोकती थी और वह उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रही थी। इसलिए कार को उससे बिछड़ने का दुख था। यह सुनकर जैंग भी भावुक हो जाता है। जैंग कार के आदमी रूप से माफी मांगता है उसके साथ उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार करने के लिए, और वह दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के लिए अपने इमोशंस शेयर करते हैं। मानव रूपी कार आदमी हवा में गायब हो जाता है और फिर कार को डंपिंग साइट पर डैमेज कर दिया जाता है। इमोशनल जैंग वापस आता है। उसके बाद में कोमी से मिलने जाता है और उसे अपनी पावर के बारे में बताता है, और उसके बाद वह उसे येलो अम्ब्रेला सौंप देता है और उसे चुराने के लिए माफी मांगता है। कोमी अम्ब्रेला से बात करने के लिए जैंग से कहती है और वह यह पूछने के लिए कहती है कि उसकी माँ के अंतिम शब्द क्या थे, पर अम्ब्रेला बात करने से मना कर देता है। तो कोमी उस पर विश्वास नहीं करती और उसके झूठ पर नाराज होती है। घर लौटने के बाद जैंग अपने हाथ की बाहों को देखता है। उसके हाथ की नस जो पहले लाल उभरी थी वह सामान हो गई है। इसका मतलब उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं जो उसके ऊपर थे, और अब वह चीज़ों से बात नहीं कर सकता। उसके बाद उसके पास ब्रदर हे का कॉल आता है। ब्रदर हे कोमी को किडनैप कर लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, और जैंग को एक गोदाम में आने के लिए कहा जाता है। जैंग वहां पर जाता है और ब्रदर हे उसे एक लॉकर से बात करने के लिए कहता है जिसमें बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं, और उससे लॉकर का पासवर्ड मालूम करने के लिए कहता है। पर जैंग ऐसा करने में विफल रहता है क्योंकि उसने अपनी पावर खो दी है। तो ब्रदर हे कोमी को मारने की धमकी देता है और उन्होंने कोमी को गोदाम की छत पर लटका रखा है। वह कई बार लॉकर से बात करने की कोशिश करता है पर वह हमेशा विफल रहता है, और वह उन्हें बताता है कि उसने अपनी पावर को खो दी है। ब्रदर हे उसे मारना चाहता है और उसकी पिटाई करवाता है, लेकिन तभी पुलिस सही समय पर वहां आ जाती है और जैंग और कोमी को बचा लिया जाता है। जब जैंग घर लौटता है तो वह अपना सामान देखता है और उसे सामानों की बकबक याद आती है कि वह कैसे उससे बात करते थे। फिर उसके बाद कोमी को दिखाया जाता है जो अपने पीले रंग के अम्ब्रेला को लिए होती है, और वह जैंग के पास आती है जो बारिश में भीग रहा होता है उसे बारिश से बचाने के लिए। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर यह मूवी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।